हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट टाइम मैंने आपको कोहलरॉस लॉ बताया था। और कोहलरॉस लॉ क्या एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू कोहलरॉस लॉ, जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होती है, या फिर हम बोले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of limiting ionic conductivity of their respective ions, cation plus anion, and multiplied by with their number of ions in the solution। ठीक है, ये हमने कोहलरॉस लॉ के बारे में पढ़ा था। पर आज हम उससे थोड़ा सा आगे चल के कोहलरॉस लॉ की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी स्टार्ट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोहलरॉस लॉ। कोहलरॉस लॉ क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है। सो जो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज इट इज यूज्ड टू फाइंड कैप एम इंफिनिटी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कैप इक्वी इंफिनिटी लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या फिर हम बोले ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कोहलरॉस लॉ से पहले डी बाय हक्कालोन-साकर इक्वेशन और उसका ग्राफ बनवाया था, जिसमें आपने ये देखा था कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन हम लें और यहां पर हम कैप एम कैलकुलेट करें, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा आता है। बट फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट इज लाइक दिस इज फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज फॉर द वीक। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके केस में कैप एम निकालना इजी है, क्योंकि वो इस लाइन पे कट करेगा। बिल्कुल मैक्सिमम डाइल्यूशन आपको लेके जाना है, कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, और उस पॉइंट पे जहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए उसको हम कैप एम इंफिनिटी बोलते थे। बट इट इज ओनली फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप इस ग्राफ को अगर एक्सटेंड करोगे, ऊपर की तरफ बढ़ाओगे, तो ये कहीं पर भी इस वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा। दैट मीन्स इस ग्राफ की मदद से, या फिर हम बोले एक्सपेरिमेंट की तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करें कैप एम इंफिनिटी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इस ग्राफ में कहीं पर भी ये इस वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा। बट कैलकुलेटेड तरीके से पेपर पे हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखिए, दैट इज कोहलरॉस लॉ की एप्लीकेशन में ये आता है टू फाइंड आउट कैप एम फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर आपके पास सोल्ट दिया है लाइक NaCl और आपको इसका कैप एम इंफिनिटी फाइंड आउट करना है, ये कोहलरॉस लॉ में भी मैंने आपको बताया था कि इसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू लैम्डा, दिस इज आयनिक कंडक्टिविटी, किसके लिए, कैटायन के लिए। कैटायन कौन है, Na प्लस, एंड दिस इज नॉट फॉर द इंफिनिटी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, यहां पर इंफिनिटी की जगह नॉट भी ले सकते हो, ठीक है। प्लस लैम्डा नॉट फॉर Cl माइनस, दिस इज Na प्लस एंड Cl माइनस, मल्टीप्लाइड बाय विद देयर नंबर ऑफ आयंस। इसमें नंबर ऑफ आयंस 1 1 है, तो आप 1 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, ये मैंने आपको बताया था। और यहीं पर दिस इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जब अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस लेते हो, जैसे हम एसिटिक एसिड का लें, कैप एम नॉट फॉर द एसिटिक एसिड CH3COOH, ये निकालेंगे तो ये भी तो दो आयंस में ही टूटेगा। इसमें लैम्डा नॉट फॉर CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट फॉर द H प्लस, ठीक है। और इन दोनों का जो सम आएगा दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सपोज कीजिए इसकी वैल्यू आपके पास 50 दी हुई है, ये वैल्यू आपके पास 150 दी हुई है, तो दोनों का सम कितना आएगा, 200 आएगा, सिंपल है, ठीक है। तो उसी तरह अगर आपके पास कोई दूसरा कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है जिसके हम अंदर दो या दो से ज्यादा आयंस बनाने की कोशिश करें, जैसे देखिए अगर आपको कैप एम इंफिनिटी या नॉट निकालना है मैग्नीशियम MgOH ट्वाइस के लिए, इसके लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, कैसे इक्वल आएगा, इट इज लैम्डा नॉट फॉर Mg2 प्लस आयन दैट इज कैटायन प्लस लैम्डा नॉट फॉर व्हाट OH माइनस। पर ये जो OH माइनस है इसका अमाउंट कितना है, नंबर ऑफ आयंस 2 है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको कोहलरॉस लॉ में भी बता चुका हूं, वही एप्लीकेशन यहां है, बट इट इज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है जब हम कैलकुलेट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के अलावा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। अगर आप कैप इक्विवेलेंट निकालेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो भी किसके इक्वल आएगा, लैम्डा नॉट फॉर द कैटायन प्लस लैम्डा नॉट फॉर द एनायन, दिस इज एनायन, राइट। लेकिन आपको याद रखना है जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालेंगे उसमें आप नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं आपके सामने कि आपको कैलकुलेट करना है कैप M इंफिनिटी फॉर द MgCl2, तो आप कैसे करोगे, दिस इज लैम्डा Mg2 प्लस नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा Cl माइनस नॉट, ठीक है, दिस इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन अगर आप कैप इक्वी निकालोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द MgCl2, तो वो किसके इक्वल आएगी, इट इज इक्वल टू लैम्डा Mg2 प्लस आयन नॉट प्लस Cl माइनस लैम्डा नॉट। आपको आयंस के नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। मोलर कंडक्टेंस में आप मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप इसको फॉर्मूला को अगर आप ओपन अप करके देखोगे, कैप M या कैप इक्वी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके इक्वल होता है, इट इज K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, और ये जो नॉर्मेलिटी टर्म है इट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू n। ये जो n फैक्टर है ये आपको वैलेंसी या चार्ज रिप्रेजेंट करता है, कितने चार्ज का ट्रांसफर है। तो इस नॉर्मेलिटी के अंदर ही n फैक्टर इंक्लूड हो गया, इसलिए मैंने नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो आपको याद रखना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आप नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालोगे तो आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। सिंपल सा केस है। जैसे एक छोटा सा अगर एग्जांपल देखें, जैसे आप मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैप M इंफिनिटी एंड कैप इक्वी इंफिनिटी निकालें, किसके लिए, बेरियम क्लोराइड BaCl2, एंड दिस इज फॉर द BaCl2, ठीक है। आपको लैम्डा Ba का दिया हुआ है, लैम्डा नॉट फॉर Ba2 प्लस इट इज 50, राइट, एंड लैम्डा नॉट फॉर Cl भी आपको दिया हुआ है, सपोज कीजिए इट इज 100, तो आपकी इनकी वैल्यू रखो, कितना आएगी इसकी वैल्यू, दिस इज लैम्डा नॉट बेरियम 2 प्लस प्लस लैम्डा नॉट 2 टाइम्स Cl माइनस। तो देखो यहां पर कितना आएगा, बेरियम का लैम्डा कितना है 50 प्लस Cl माइनस 100, सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ 100, तो आपके पास जो आंसर आएगा इट इज 250, ठीक है। पर यहां पर देखो आप, यहां पर आपको नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर जो आंसर आपके पास आएगा, लैम्डा फॉर द बेरियम 2 प्लस कितना है 50 एंड फॉर द Cl माइनस इट इज 100, तो आपके पास आंसर कितना आया 150, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जब आप निकालोगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। सो इट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज टू फाइंड आउट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं, दैट इज टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत हाई होता है और वो जल्दी से आयंस में टूट जाता है, पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है।
if I represent the degree of dissociation of the weak electrolyte by alpha, alpha is the degree of dissociation, and this alpha is equal to cap m upon cap m infinity molar conductance at a particular concentration. जैसे मैंने आपके पास ग्राफ बनाया था वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिस, तो ये जो कंडीशन है इस पूरी लाइन के ऊपर या इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की लाइन के ऊपर, ये तो आपकी कहलाती है कैप एम, मोलर कंडक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। लेकिन जो एक कैप एम इन्फिनिटी है, ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, उस वैल्यू का है ये। सो दिस इज योर कैप एम इन्फिनिटी, और जो रेस्ट ऑफ पोर्शन बच गया, ये पोर्शन बच गया, दिस इज कैप एम। तो इनका जो रेशियो आएगा वो किसके इक्वल होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। और आप इस ग्राफ से देखिए कि जो कैप एम इन्फिनिटी है ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, कैप एम की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। तो कम आएगी तो ऊपर वाला नोमिनेटर इज लेस एंड डिनोमिनेटर इज मोर। तो जो अल्फा की वैल्यू है वो 1 से क्या आती है? लेस। और जब अल्फा की वैल्यू 1 से लेस आएगी, दैट मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में 100% नहीं होता। इससे आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं टू फाइंड, थर्ड एप्लीकेशन टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, किस रेट से वो टूट रहा है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। सो द थर्ड है टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे आप फाइंड आउट करोगे? जैसे मैं केस लेता हूं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज एसिडिक एसिड CH3COOH। सपोज कीजिए ये आयंस में टूट रहा है लाइक दिस, CH3COO- एसीटेट आयन बनाएगा प्लस H+ आयन बनाएगा, कैटायन एंड एनायन बनाया है। जब आपके पास टाइम 0 था, स्टार्टिंग कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, नंबर ऑफ मोल एसिटिक एसिड के मैं 1 लेता हूं, तो स्टार्टिंग में तो डिसोसिएट करेगा नहीं, सो इट कम्स आउट टू बी 0 and 0। बट देन आफ्टर सम टाइम व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, कुछ समय टाइम t चला गया, तो उसमें सपोज कीजिए कि अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस एसिटिक एसिड के टूट के चले गए, इट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये एसीटेट आयन कितना बनेगा? अल्फा। H+ आयन कितना बनेगा? अल्फा। ठीक है। आपको +1 में भी ये बताया जाता है कि आप कैसे किसी सब्सटेंस का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हो। तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसको K से लिखते हैं, एंड इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अगर आप यहां पर लगाओगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? अल्फा। अगर आप 1 के लिए ले रहे हो तो अल्फा आएगी, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ मोल्स C काउंट करते हो फॉर द कंसंट्रेशन, तो यहां पर क्या आएगा? C अल्फा, एंड दिस इज C अल्फा, और ये भी किसके इक्वल आएगा? C1 - अल्फा। अगर आप 1 नंबर ऑफ मोल लेते हो तो 1 - अल्फा आएगा, C नंबर ऑफ मोल लेते हो तो C1 - अल्फा आएगा, तो वो भी कितना बनेगा? C अल्फा एंड C अल्फा। प्रोडक्ट की वैल्यू रखो, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 - अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 2 बार C ऊपर है, सो इट इज C² अल्फा स्क्वायर 1C1 - अल्फा। देखो एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, एंड दिस इज नोन एज K, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है। तो क्या मैंने बताया आपको वो देखिए एक बार फिर से, कैसे आप डिसोसिएशन कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो K की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? दिस K इज इक्वल टू, यहां से निकाला हमने C अल्फा स्क्वायर एंड इट इज 1 - अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये आपको दिया हुआ मिलेगा और आप इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट K निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है। सो ये 3 एप्लीकेशन हो गई। फोर्थ एप्लीकेशन हम स्टडी करते हैं कि इस कोहलरॉज लॉ से हम फोर्थ चीज क्या निकाल सकते हैं। द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ दिस कोहलरॉज लॉ, एंड द फोर्थ एप्लीकेशन इज टू फाइंड solubility of sparingly
स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनका किसी सॉल्वेंट में लाइक वाटर में जो सोल्यूबिलिटी है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। ठीक है, द सॉल्ट्स हैविंग वेरी वेरी लेस सोल्यूबिलिटी इन ए सॉल्वेंट लाइक वाटर, दीज आर नोन एज स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे आपके पास AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, PbSO4, लेड सल्फेट है, आपके पास बेरियम सल्फेट है, BaSO4। ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या सॉल्ट्स हैं, दीज आर द स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। व्हाई? बिकॉज देयर सोल्यूबिलिटी इन वाटर इज वेरी लेस। और जब इनकी सोल्यूबिलिटी कम होगी तो क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन है वो भी कम होगी, क्योंकि सोल्यूट जो है, ये सोल्ट है, ये पानी में डिजोल्व ही नहीं हो रहे। और जब ये सोल्ट पानी में डिजोल्व नहीं होंगे तो सोल्यूट का अमाउंट कम आएगा, और सोल्यूट का अमाउंट कम आएगा तो इनकी कंसंट्रेशन वाटर में क्या आएगी? वेरी लेस। सो देयर कंसंट्रेशन इज वेरी लेस। ठीक है, वेरी लेस। एंड दिस very less concentration can be represented in the form of molarity or normality। नॉर्मेलिटी या मोलरिटी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि कैप एम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? इट इज इक्वल टू के कंडक्टिविटी इनटू 1000 एंड अपॉन मोलरिटी। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सॉल्ट है जो स्पेरिंगली सोल्यूबल है, उसकी सोल्यूबिलिटी वाटर में वेरी लेस है, बहुत कम है, और उसकी कंसंट्रेशन भी कम है, तो जो नॉर्मेलिटी या मोलरिटी उस सॉल्ट की आएगी वही उसकी क्या कहलाती है? सोल्यूबिलिटी। ठीक है, वही इसकी सोल्यूबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि वो वेरी वेरी लेस सोल्यूबल है, और सोल्यूबल लेस होने की वजह से जो उसकी कंसंट्रेशन है वही उसकी सोल्यूबिलिटी है। तो ये जो मोलरिटी टर्म है, this molarity term is also known as a solubility for the sparingly soluble salts। तो यहां से अगर आप solubility निकालोगे तो solubility किसके इक्वल आएगी? is equal to K into 1000 and upon this cap M molar conductivity। ठीक है, अगर आपके पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिया है तो ये कैप एम नॉट हो जाएगा या इंफिनिटी हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा? कैप एम इंफिनिटी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, दिस इज फॉर द सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोहलरॉस लॉ की फोर्थ एप्लीकेशन। फिफ्थ जो एप्लीकेशन आती है इसकी, और जो इसकी लास्ट एप्लीकेशन है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कैसे हम कोहलरॉस लॉ की फिफ्थ एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। सो फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ कोहलरॉस लॉ क्या है? टू फाइंड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। टू फाइंड द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आपको पता है जब हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करते हैं तो उसकी रेंज 0 से लेके 14 के बीच में ही आती है। 15 नहीं आती, -1 नहीं आती, 17 नहीं आती, 0 से लेके 15 की रेंज हम लेके चलते हैं। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि अगर आप वाटर का KW निकालोगे, वाटर का KW क्या है? वाटर अगर डिसोसिएट करेगा लाइक दिस H प्लस एंड OH माइनस आयन में, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा, एंड दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वाटर इज इक्वल टू 10⁻⁻14 के इक्वल आता है। 10⁻⁻14। पर ये जो वाटर के लिए आया है, दिस इज फॉर द वाटर, और जो वाटर है वो किससे मिलके बना है? H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। तो अगर आप H प्लस और OH माइनस के कैलकुलेट करना चाहोगे आयंस की, वो कैसे कैलकुलेट करते हो वो हम कोहलरॉस लॉ से निकाल सकते हैं। ये 10⁻⁻14 कैसे आया होगा? किसके इक्वल होती है? दिस इज फॉर द KW ऑफ H प्लस आयन एंड मल्टीप्लाइड बाय K फॉर द OH माइनस आयन। H प्लस और OH माइनस आयंस के K के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। तो देखो H प्लस आयन इट इज 10⁻⁻7 इंटू OH माइनस के लिए 10⁻⁻7, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁻14 आता है। तो ये जो 10⁻⁻14 आया है वो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन K एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो K आया है 10⁻⁻7 OH का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने, कंसंट्रेशन
टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से आया है, ठीक है। और एक्चुअल में हम ये कहां से लाएं, ये 10⁻⁻7 कहां से आया, ये हमें कोहलराज लॉ से पता लगता है। कैसे, वो देखो। कोहलराज लॉ के अकॉर्डिंग जब आप कंसंट्रेशन निकालोगे H प्लस आयन की, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड दिस इज द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, कैसे करोगे, तो आपको पता है कि जो Km होता है इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी एंड दिस मोलरिटी रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन, ठीक है। आपको यह चीज पता होना चाहिए कि जब वाटर डिसोसिएट होगा तो जितना H प्लस बनाएगा उतना ही OH माइनस बनाएगा, और जब दोनों इक्वल बनाएंगे तो जितनी H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी उतनी ही OH माइनस की कंसंट्रेशन भी आएगी। तो किसी भी एक की कंसंट्रेशन निकाल लो उतनी ही दूसरे की आएगी। तो H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो यहां से देखो, तो ये जो कैप M है उसका फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ है, कंसंट्रेशन यहां से आएगी, तो जो कंसंट्रेशन दैट इज मोलरिटी इज इक्वल टू K इंटू 1000 एंड अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट ए पर्टिकुलर डाइल्यूशन। अगर आप इन्फिनिटी पे लेके चलोगे तो इसको हम इन्फिनिटी ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनकी वैल्यूज को पुट आउट रखें फॉर द वाटर के लिए तो देखो क्या आंसर आएगा। जो K होता है वाटर के लिए, फॉर द वाटर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज इक्वल टू 5.54 इंटू 10⁻⁻8 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये इसकी वैल्यू। तो ये जो कैपम इंफिनिटी है फॉर द वाटर वो कितनी आएगी, इट इज 548.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो आप इनकी वैल्यूज को अगर इक्वेशन में पुट करोगे तो यहां से जो कंसंट्रेशन आएगी H प्लस आयन की, ठीक है, मोलरिटी कंसंट्रेशन, वो किसके इक्वल आएगी, 5.54 10⁻⁻8 इंटू 1000 अपॉन 548.3। अगर इन पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर आप सोल्व करोगे तो जो H प्लस की कंसंट्रेशन आती है इट इज राउंड अबाउट 1 इंटू 10⁻⁻7 के इक्वल आएगी। तो जितनी H प्लस की कंसंट्रेशन होती है उतनी किसकी आएगी, OH माइनस की कंसंट्रेशन। दोनों की कंसंट्रेशन तो सेम है, तो जो H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन सेम है, तो जब आप वाटर का जो QH निकालोगे, वाटर का KW निकालोगे, इट कम्स आउट टू बी 10⁻⁻7 फॉर द H प्लस आयन इंटू 10⁻⁻7 फॉर द OH माइनस आयन, और जो KW है फॉर द वाटर वो कितना आया, 10⁻14। तो आप ऐसे वैल्यू कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जो हम pH रेंज लेके चलते हैं वो 0 to 14 है, वो इसी वजह से आती है। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में हमने कोहलराज लॉ और उसकी एप्लीकेशन को स्टडी किया है। आप इस पे वेरियस न्यूमेरिकल्स कीजिए और नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे का टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।